ऊर्जा एक चमक के अंदर समा गई थी और वो रोशनी अंधेरे में निगल ली गई। कांच चटक गया। भौहें उठाते हुए उस नौजवान ने चेतावनी दी, दरवाजे खुलने वाले हैं। अचानक एक तेज चमक डंजन से फूटी और हीरोज के चेहरों को रोशन कर गई। जादूगर ने गहरी सोच में कहा, यह अस्सार की पहली कब्र है। टीम सिंहासन के सामने खड़ी थी। इस डंजन में प्राचीन खंडहर और पवित्र चीजें रखी थीं। एक अजीब सा आर्टिफैक्ट एक आदमी के हाथ में चमक रहा था जो उस पर झुका हुआ था। प्रोटैगनिस्ट बोला, इस चीज की मदद से हम डेमन के अटैक से खुद को बचा सकते हैं। मुस्कुराते हुए उसके साथी ने कहा, हम इससे बेहतर कुछ ढूंढ ही नहीं सकते थे। उन्हें देखती हुई प्रीस्टेस बोली, अब हमें इस आर्टिफैक्ट की जरूरत नहीं रही। तभी वो खजाना हवा में उठा और चमकने लगा। संत ने कहा, स्टॉर्म सेट की ताकत बढ़ती है अगर इसका मालिक ताकतवर हो। ये आर्टिफैक्ट अपने असली रूप को तभी दिखाता है जब उसका मालिक योग्य हो। रिग्रेशन से पहले ये सीक्रेट किसी और के पास था। सुनहरे बालों वाला मुस्कुरा दिया। एक हफ्ते बाद मिकी ने अपने साथी को रोकने की कोशिश की। आर्टिफैक्ट जमीन पर गिरा और टूट गया। गुस्से में लड़के ने अपने दोस्त को देखा और कहा, यह कितनी बेवकूफ़ी थी। आंखें सिकोड़ते हुए उसने सोचा, इस डंजन में स्टॉर्म की एक झलक छुपी है। उसके सामने दरवाजे खुले थे जिनमें से तेज रोशनी आ रही थी। माथे पर बल देते हुए उस नौजवान ने तय किया, ये रेलिक मैं ही लूंगा ताकि वो भविष्य वाला हादसा दोबारा ना हो। एक टॉर्च से कमरा रोशन हुआ। इधर उधर देखते हुए लायन ने महसूस किया कि यह जगह वैसी नहीं थी जैसी रिसर्च टीम ने बताई थी। जादूगर ने समझाया, जब से ये डंजन बना है तब से यहाँ समय नहीं चलता। ऊपर देखते हुए लड़के ने पूछा, क्या ये टाइम फ्रीज हो गया है? जवाब आया, हाँ। नाइट ने पूछा, ऐसा कौन कर सकता है? और फिर बोला, ये किसी डिवाइन लेवल की मैजिक लगती है। प्रोटैगनिस्ट ने नजरें फेरते हुए कहा, हाँ, और जब टाइम स्टॉपिंग स्पेल पूरे एरिया में फैलता है तब ये और ज्यादा महसूस होता है। नीचे देखता हुआ स्पोर्ट्समैन हैरान था। ऐसी चीज हमारे डोमेन में? मिकी ने हाथ उठाया और कहा, रुको, कुछ है आगे। लायन ने पूछा, क्या है वहां? और तभी उसकी आंखें फैल गई। वहां खंडहरों में गॉबलिन्स का एक ग्रुप था। एक मॉन्स्टर जमीन पर बैठा था, हाथ में क्लब लिए। चेहरे पर शिकन लाते हुए लड़के ने कहा, हमें वापस जाना चाहिए, सोल्जर्स को भेजते हैं। फिर बोला, अगर आम सिपाही उनसे लड़े तो बहुत खून बहेगा। ये तो बस पहला गेट है। नाइट ने नाखुशी से कहा, क्या हम तीनों ही लड़ेंगे? नौजवान ने गॉबलिन्स की तरफ देखते हुए कहा, यह डंजन नहीं, एक कब्र है। फिर मुस्कुराकर जोड़ा, इस जगह को नए मेहमान अच्छे नहीं लगते। जादूगर ने पीछे देखते हुए कहा, कभी किसी एक इंसान ने इस जगह को क्लियर किया था। हीरोज तब एक टूटे हुए डंजन की कॉरिडोर में खड़े थे। मिकी ने दीवार में चाकू घुसा दिया। भौहें उठाते हुए लायन ने पूछा, क्या कर रहे हो? मिकी ने पीछे मुड़कर कहा, मैं दीवार से कीमती पत्थर निकाल रहा हूं। लड़के ने आंखें बंद की और पूछा, वो क्यों? हाथ में डस्ट पकड़े मिकी ने समझाया, गॉबलिन्स इसे पागलों की तरह पसंद करते हैं। फिर हंसते हुए बोला, जैसे बिल्लियां वैलेरियन वेन के पीछे भागती हैं। नाइट ध्यान से सुन रहा था। नौजवान ने कहा, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस पाउडर में न सिर्फ कीमती पत्थर हैं बल्कि कुछ क्रिस्टल्स भी हैं जो हॉल्यूसिनेशन कराते हैं। ज़मीन पर बैठते हुए जादूगर ने कहा, इन क्रिस्टल्स को मैजिक से बदला जा सकता है, फिर इनका असर फैल जाएगा। और जब गॉबलिन्स को वो चीज़ चाहिए होगी तो वो अपनी तलवारें निकाल लेंगे और एक दूसरे को मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। फर्श पर हॉल्यूसिनोजेनिक बम बिछे हुए थे। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट ने बमों में से एक को उठाया और पूरी ताकत से दुश्मनों की ओर उछाल दिया, बम हवा में घूमते हुए शेर की तरह दहाड़ते हुए आगे बढ़े। एक गोला सीधा जाकर राक्षस के पैर के पास गिरा। गोबलिन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अचानक उस गेंद से रोशनी फूटने लगी। फिर एक तेज चमक। पूरा मैदान जैसे बिजली से चमक उठा। लायन ने अपनी आंखों को हाथ से डंक लिया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई। क्या ये वाकई काम कर गया? लड़के ने धीमे से पूछा। गोबलिन्स एक दूसरे पर टूट पड़े, हथियार लहराते हुए। आगे बढ़ते हुए मिकी ने सोचा, ये सब कुछ अचानक नहीं है, ये कोई साधारण कब्र नहीं। तलवारें टकराईं और जान ने शक्ति को हरा दिया। राक्षस ने खून से सनी छुरी घुमाई, पर लड़का आगे बढ़ा। अगर उनकी प्रकृति और जादू के मूल सिद्धांत समझ लिए जाएं तो पहली गेट को पार करना आसान है। मृत राक्षसों की लाशों को पार करते हुए वह बोला, हम पहली गेट पार कर चुके हैं। तभी
एक तरफ कुछ चमकता हुआ दिखा। एक मरे हुए गोबलिन के पास कुछ रोशनी बिखेर रहा था। जादूगर ने जेब में हाथ डाला। वो एक स्पेशल बैग था। प्रोटैगनिस्ट ने उसे देखा और सोचा, डंगियंस में ऐसा शक्तिशाली आर्टिफैक्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसकी आंखें कुछ सोचते हुए नीचे झुकीं। ने अपनी तलवार घुमाई। इच्छा थी सारे राक्षसों को खत्म कर दे। एक दिव्य प्रकाश उसके सामने उभरा। तेज चमक गोबलिन के चेहरे पर पड़ी। राक्षस ने अपना सिर थामा। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, मिकी ने गुस्से में कहा। लायन ने पूछा, क्या हुआ इसके साथ? मोर्टेन बोला, ध्यान मत दो, बस आगे बढ़ो। जब बैग को हाथ में लिया गया, ये कोई साधारण बैग नहीं, उसने अपने थोड़ी पर हाथ रखते हुए कहा। रिग्रेशन से पहले ऐसे रेलिक्स बहुत बाद में मिलते थे। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। जादूगर ने हाथ बढ़ाकर कहा, बैग मुझे दो। अंदर एक इबारत लिखी थी, अपने लालच को छोड़ दो। इसका क्या मतलब है? नाइटलर बोला, शायद ये अगले गेट का इशारा है। मिकी ने ठान लिया, लालच इसी कब्र के अंदर छिपा है। तभी उसकी रूह कांप गई। क्या मतलब? नौकर ने पूछा। सबसे बड़ा गॉब्लिन, उसी के पास वो लालच है। वो राक्षस की लाश के पास गया। हमें इसका मैजिक स्टोन चाहिए और उसे बैग में रखना होगा। लायन ने कहा, मुझे पता है कैसे निकाला जाता है। तुम? प्रोटैगनिस्ट चौंका। भाड़ में जाओ, लायन ने कहा। तलवार वाला ये काम बेहतर करेगा। मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन फिर वो रुका। यहाँ 2 चिप्स हैं, मतलब 2 मैजिक स्टोन्स। बैग की ओर देखते हुए लायन ने कहा, यह काफ़ी महंगा माल है, क्यों ना इसके लिए एक दांव लगाया जाए। प्रोटैगनिस्ट ने खुद की ओर इशारा किया, मुझे पक्का यकीन चाहिए कि रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। लायन बड़े गोबलिन के पेट पर चढ़ा। ये बैग मेरे लिए परफेक्ट रिवॉर्ड है। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। नीली ऊर्जा की लहरें उसके हाथों से निकलीं। तलवार के पास एक लाल पत्थर उभरा। उसे उठाकर लायन बोला, क्लियर विनर मैं हूं। तभी प्रोटैगनिस्ट भी वही रेड स्टोन हाथ में लिए खड़ा था। लायन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पत्थर अब भी चमक रहा था। यह प्रमाण था कि उस राक्षस की मौत के बाद भी उसका मना उसमें जीवित था। लायन घुटनों पर गिर पड़ा, सिर झुकाया और हार मान ली। उसने वो पत्थर उठाकर बैग में डाल दिया। युवक ने आगे बढ़कर घोषणा की, विजेता मैं हूं। अचानक बैग के भीतर से ऊर्जा की लहर फूटी। एक नीली चाबी प्रकट हुई। हवा में चमकती लहर ने दीवार से टकराकर एक चमकदार द्वार को जन्म दिया। सभी हीरोज ने उस दरवाजे की ओर देखा। जादूगर ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा और धीमे से बोला, यह जगह वैसी बिल्कुल नहीं जैसी रिग्रेशन से पहले कही गई थी। प्रोटैगनिस्ट ने आगे झांका, अभी 4 गेट्स और बाकी हैं। अगर ये वास्तव में इनएक्सेसिबल स्पेस है तो मिक्की मुस्कुराया, हमने रास्ता छोटा करने की कुंजी ढूंढ ली है। हीरोज सीढ़ियां चढ़ने लगे। लायन ने भौहें चढ़ाईं। हाथ मुंह तक लाते हुए पूछा, तुम्हारा दोस्त कौन है? वो हमारी उम्र का तो लगता नहीं। वेन ने आंखें बंद की और धीमे से कहा, जो अफवाहें मेरे यंग मास्टर के बारे में थीं वो ज्यादातर सच हैं। लड़के ने एक भौं उठाकर चौंकते हुए पूछा, सच में? वेन मुस्कुराया, हाँ, पहले उनमें स्किल्स, करिश्मा और दूरदृष्टि की कमी थी। नाइट ने देखा और सोचा, ये साथी थोड़ा अजीब है। लोग अक्सर अपने अतीत की कमियां छुपाते हैं, लेकिन वो लड़का उन सबको अपनाकर आगे बढ़ गया। बटलर ने सिर झुकाया, धीरे से कहा, मास्टर अब पहले जैसे नहीं रहे, वो पूरी तरह बदल चुके हैं। प्रोटैगनिस्ट की भौहें चढ़ीं। हम शायद मिस कर चुके हैं। हीरोज अब चौथे गेट के सामने खड़े थे। जादूगर ने सोचा, अब आगे क्या होगा? इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, क्योंकि रिग्रेशन से पहले वो सिर्फ 2 बार ही इस चौथे गेट को पार कर पाया था। शायद क्योंकि ये रास्ता छुपा हुआ था। अगला टेस्ट पिछलों से बिल्कुल अलग होगा। प्रोटैगनिस्ट ने हाथ बढ़ाकर उन रनिक चिन्हों को छुआ। उसके मुंह से हैरानी में निकला। मिक ने देखा, वहां लिखा था, अनुमान लगाने की कोशिश मत करो। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, मतलब हमें बस अंदर जाना है। लायन ने हाथ बढ़ाया, तू वाकई खोलने वाला है? प्रोटैगनिस्ट ने चारों तरफ देखा। हमारे पास कोई सुराग नहीं है, खड़े रहकर अटकलें लगाना फिजूल है। जादूगर ने कांपता हुआ हाथ उठाया। हीरोज ने हैरानी से अपने हाथों को देखा। प्रोटैगनिस्ट बोला, यह बस एक छोटी सी सुरक्षा है, फिजिकल और मेंटल शॉक से बचाने के लिए।
उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी। मिक्की बोला। आगे बढ़ते खुला। लड़का अंधेरे में कदम रखता है। आगे कुछ नहीं दिखता। एक चमकता हुआ गोला उसके हाथ में प्रकट होता है। प्रोटैगनिस्ट ऊपर देखता है। कमरा काफी विशाल है, लेकिन अब भी हमें कुछ पता नहीं। जादूगर ने चारों तरफ देखा। मेरे साथी कहाँ है? मैं देख नहीं पा रहा। वो बीच में खड़ा था। लायन कहाँ है? अचानक रोशनी फैली। लाल आसमान के नीचे उसके सामने एक नाइट खड़ा था। खून से सना तलवारबाज सिर उठाकर बोला, काफी समय हो गया मिले नहीं थे। मिक चुप रहा, हाथ उठाया और बोला, इस इल्यूजन को मैं 10 में से 8 नंबर देता हूँ। लायन कहाँ है? मुस्कुराता हुआ मिराज बोला, इतनी जल्दी किस बात की? बैठो, बातें करते हैं अतीत की। प्रोटैगनिस्ट ने आंखें बंद की। मुझे अब आलस आ रहा है। नाइट ने आंखें फैलाईं। क्या मतलब? तलवारबाज आगे बढ़ा। क्या तू वाकई सब नजरअंदाज कर देगा? जमीन पर सैकड़ों तलवारें गड़ी थी। चौड़े मुस्कान के साथ योद्धा बोला, मेरे साथियों में बस वही एक था जो इस नर्क से बच सका। उसने कंधों पर हाथ रखा। लायन ने सीधा उसकी आंखों में देखा। तुम्हें लगता है जो भाग गया वो सच में बचने लायक था? भौहें उठाई जादूगर ने। एक पॉइंट मेरे नाम। आंखें बंद करते हुए नायक बोला, असल लायन ऐसा कभी नहीं कहता। पागल सी आंखों के साथ मिकी चिल्लाया, इस इल्यूजन से मेरे साथी का नाम मत बदनाम कर। रात अचानक काले धूल में बिखर गई। अंधेरे में से एक जंगल उभर आया। इल्यूजन्स की ताकत खतरनाक होती है, इतनी कि जो इसे बनाए वो खुद भी पागल हो सकता है। एक हल्के जंगल के बीच वो लड़का खड़ा था। पीछे से आवाज आई, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। लड़का पलटा। दौड़ते हुए मोर्न उसके पास आया। सब ठीक है? जादूगर ने पूछा। पीछे सिर खुजलाते हुए बटलर बोला, यंग मास्टर की प्रोटेक्शन मैजिक बहुत इफेक्टिव निकली। जंगल में चमकते हुए क्रिस्टल उगाए। मालूम पड़ा ये मोनास्टोन्स हैं, इतने की काउंट पैवलॉफ मालामाल हो जाए। नौकर ने आगे इशारा किया। क्या वो लायन है? लड़का जमीन पर बैठा था, सिर थामे, ठंडी पसीने से लथपथ। अब क्या करें? आदमी ने पूछा। नायक ने हल्की सी मुस्कान दी। मार डालता हूं इसे। नाइट का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके दिमाग में दर्जनों आंखें उसे घूर रही थीं। दर्जनों मुंह कह रहे थे, तू नई पीढ़ी का स्वॉर्ड मास्टर अपने खानदान की इज्जत वापस ला सकता है। सिर उठाकर तलवारबाज ने सोचा, मैंने हमेशा अपने पिता की बात मानी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था। तलवार पर दरारें थीं, खरोंचें थीं, पर यही था उसका मकसद। काली हाथें उसे पकड़ने बढ़ रही थीं। आंखें बंद की। मैं यहां आया ही क्यों? पास आता मिकी बोला, उठो। नाइट ने अपनी काली आंखें उठाईं। लड़का उलझन में देख रहा था। मरे हुए दोस्त की छवि नजर आई। सवाल आया, अगर मैं मर गया तो सारी ट्रेजर इन्हीं की हो जाएंगी। पर एक बात साफ थी, परिवार की इज्जत ज्यादा जरूरी है। नाइट खड़ा हुआ। सामने देखकर बोला, अगर इसके लिए अपने साथी की कुर्बानी देनी पड़ी तो सही। मुस्कुराकर लड़के ने कहा, मैं वही करूंगा जो मेरे परिवार के लिए सही हो। उसने हाथ उठाया। फ्लैश! चमकती एनर्जी की लहरें चारों तरफ फैलीं। आंखें खुली की खुली रह गईं। इतने सारे क्यों हैं? बैंगनी लहरें उसकी तरफ आ रही थीं। तलवार सामने की वॉरियर समझ गया, मैं अपने दोस्त से नहीं जीत सकता, उसकी सारी ट्रेनिंग मुझे याद है। भौहें उठीं। लायन ने खुद से पूछा, क्या मैं ऐसी मौत चाहता हूँ? काली एनर्जी आंखों से गायब हो गई। तलवार नीचे हुई। मैं होश में आ गया हूँ। वो बोला, मागिशियन पास से गुजरा, चलो वक्त बर्बाद मत करो। नाइट ने उसे जाते देखा। ये दोस्त डराता है मुझे। सारे हीरोज एक खुले मैदान में पहुंचे। हर जगह मोना क्रिस्टल्स थे। आगे बढ़ते हुए मिक ने देखा, फॉग घना होता जा रहा है। तभी सफ़ेद एनर्जी की लहरें अंधेरे से निकलीं। साइड में देखते हुए लड़के ने सोचा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन ज़रूर होगा। फॉग ने उसे जकड़ लिया। साथी चिल्ला रहे थे, रुको। पर उसने सिर झुकाकर एक कदम आगे रखा। ये इल्यूजन नहीं है, उसने सोचा। फिर वो रुक गया। जादूगर समझ गया, मैं सही जगह पहुंच गया हूं। सामने कोई अपने हाथ मोड़े बैठा था। एक शानदार रोटंडा के आगे एक लड़की टेबल पर बैठी थी, चौड़े मुस्कान के साथ। तेरा ही इंतजार था, वो बोली। भौहें उठाईं। जल्दी आओ गेस्ट साहब। नायक शांत चेहरे के साथ आगे बढ़ा और पूछा, क्या ये वही है, इस जगह का रक्षक? लड़की की आंखें हैरानी से फैल गई। तुम डरे नहीं? सीढ़ियां चढ़ते हुए मिकी ने सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो औरत टेबल के पास बैठी थी।
उसने छाती पर हाथ रखा और कहा, मुझे परवाह नहीं। अजनबी मुस्कराया, शायद समय आ गया है कि मैं खुद को परिचित कराऊं। असारी? वो लड़की हैरान थी जब उसने सुना कि वो उसे स्टॉर्म ऑफ द एंशिएंट डेटी की रक्षक बुला रहा है। नायक ने आंखें बंद कर ली। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं जानता हूं इनाम भी तैयार है मेरे लिए। लड़की ने मेज पर हाथ रखकर पुष्टि की। उसकी आंखें ऊपर उठीं। उसे लगा कि मेहमान तो पहले से ही यहां था। जादूगर ने भौहें उठाई। नहीं, मैं बस अच्छा अभिनेता हूं। नायक ने आंखें मिचकाई। चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। रक्षक ने भौहें तानते हुए कहा, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। मिकी मुस्कुराया, शायद मैंने बस कल्पना की थी। और अस्सारी ने हाथ उठाया और कहा, अगर कोई योग्य हो तो उसे ये देना गलत नहीं। टेबल पर हरी जादुई सर्किल उभरी और एक ऊर्जा की लहर के साथ हवा में चमकता प्रकट हुआ। लड़की ने बड़े उत्साह से कहा, मैंने अपनी सारी शक्ति इसमें डाली है। नाम अभी नहीं रखा, तुम बताओ। लड़का विस्मय से बोला, रुको, मुझे थोड़ा सोचने दो। वो हरा मेडालियन उसकी प्रोग्रेशन से बिल्कुल अलग था। रक्षक ने कहा, ये असली रेलिक है। मैं किसी ऐसे को धोखा नहीं दे सकती जिसने चौथा द्वार पार किया हो। जादूगर की आंखें फैल गई। क्या ये असली पेंडेंट है? पहले तो सब नकली में मरते थे। प्रोटैगोनिस्ट ने मुट्ठी भींची। क्या तीसरे द्वार तक जाकर ये नहीं मिल सकता था? अस्सारी ने सिर हिलाया, नहीं, वहां सिर्फ एक पोशन तैयार थी। मिकी ने सिर झुकाया। वो समझ गया, वो इसका हकदार नहीं था। लड़की ने कहा, अगर गलत हाथों में पड़ा तो इसकी कीमत खत्म हो जाएगी। प्रोटैग ने चुपचाप मेडलियन को देखा। मेडालियन टूट गया। हरी ऊर्जा की लहरें उभर आईं। रक्षक ने समझाया, ये सिर्फ एक मेडलियन नहीं, एक मैजिकल बैरियर है जो आत्मा और शरीर की रक्षा करता है, पर केवल एक दिन में एक बार। जादूगर ने खुद को देखा। कोई खास फर्क नहीं महसूस हुआ, पर इसका असर पहनने वाले पर निर्भर करता है, वो बोली। विदाई की घड़ी। अस्सारी का शरीर हवा में घुलने लगा। अब मेरा समय पूरा हो गया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे बस ये पेंडेंट सौंपना था, अब जाना होगा। मिकी ने होंठों पर हाथ रखा। डंगन में समय अब थम चुका नहीं है। अगर तुम रुक सकती तो क्या करती? उसने पूछा। रक्षक ने सिर झुकाया, ऐसा मत सोचना। बैरियर को फिर से चालू करने के लिए 9th सर्कल चाहिए। हाथ जोड़कर मुस्कराई, मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि ये दुनिया कैसे बदलेगी। नायक ने मेज पर हाथ रखा। तुम सब कुछ समझ चुकी हो। जैसे ही वो पास से गुजरा, उसने कहा, जैसे ही जादू वापस आएगा तुम फिर अस्तित्व में आ सकोगी। एक कदम आगे बढ़ाया। सामने एक दरवाजा था, विशाल गियरों से सजा, और उसके बीच एक चमकता हुआ पत्थर। अब समझ चुका था कि ये कैसे काम करता है। मिक ने कहा, यह सबसे बढ़िया तरीका है, जितनी देर हो सके टिके रहने का। टेबल से उछलते हुए ने पूछा, क्या हो रहा है? पीठ किए खड़ा लड़का बोला, क्या तुम देखना चाहती हो ये दुनिया कैसे बदलेगी? मुस्कुराकर उसने कहा, चलो मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ। उसने बटन की तरफ हाथ बढ़ाया। महिला का शरीर चमकने लगा। असरी की आंखें फैल गईं। ये क्या है? बैंगनी क्रिस्टल्स उगाए। पूरा दरवाजा स्टोन से ढक गया। देखते ही मैजिशियन बोला, परफेक्ट। प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़ा। लड़की की आवाज़ सुनकर उसके हाथ कांप रहे थे। अब सिकुड़ चुकी थी। बोली, मेरे खूबसूरत शरीर को ऐसा भद्दा टुकड़ा बना दिया। भौहें उठाकर बोला, वाह, काफ़ी क्यूट लग रही हो। महिला ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं प्राचीन देवताओं की प्रीस्टेस हूँ। लड़के ने माफ़ी मांगी। मुझे ये करना पड़ा ताकि टाइम ज़्यादा देर तक रुका रहे। असरी ने गुस्से से पूछा, क्या ये वाकई 9th सर्कल मेज है? उसने जवाब दिया, नहीं। वो उड़कर उसके पास पहुंची और बोली, तो फिर तुमने टाइम कैसे रोका? ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसने मुट्ठियां भींच लीं। मुस्कुराया, मैं एक टैलेंटेड जीनियस हूँ। ने आंखें तरेरी। क्या इतनी ताकत सिर्फ टैलेंट से मिलती है? प्रोटैगनिस्ट ने सिर हिलाकर हाँ कहा। डैगर खिड़की के पास खड़ा, सीने पर बाहें मोड़े। काफ़ी वक्त बीत गया है। नाक दबाकर काउंटर सोचने लगा। क्या मुझे ये बेतुका सौदा मानना चाहिए था? किसी ने उसे आवाज़ दी। पीछे मुड़ा। क्या हुआ? घुटनों पर बैठा। बोला, वेलर परिवार का वारिस विजयी लौट आया है। डैगर हैरान हो गया। ये कैसे हो सकता है?
लोग क्रिस्टल्स गाड़ी में भर रहे थे। मोर्टन ने कहा, इतनी ऊंचाई और प्योर एनर्जी वाला मैना स्टोन पहली बार देखा है। मुस्कुराकर उसने अपने गेस्ट को देखा। तुमने ये डंजन साफ कर दिया जहां कोई पहुंच भी नहीं सका। अभी थोड़ी तकलीफ बाकी है। काउंट ने कहा, यह तो चमत्कार है कि हम सफल हुए। प्रोटैगोनिस्ट ने जवाब दिया, अगर मुझ में भरोसा ना होता तो मैं ये काम कभी न लेता। उसे देखता हुआ एड मन में सोच रहा था, शायद रूमर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। डैगर ने लड़के को इंट्रोड्यूस किया, एडवर्ड, लेकिन अब वो उसकी ओरिजिन को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। हाथ उठाते हुए लड़के ने कहा, डील के हिसाब से मुझे आधा हिस्सा चाहिए। नीचे देखते हुए आदमी बुदबुदाया, पहले सोचना चाहिए था। मैजिशियन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सब सुन लिया। उसने कॉन्फिडेंटली देखा, फिर भी काउंट के रिग्रेट के बावजूद उसे ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। लाइन डंजन के एंट्रेंस तक जा रही थी। पावो फैमिली के लिए वहां रिसर्च टीम भेजना मुश्किल था। हेड ने नीचे देखा, हमने बहुत पैसा झोंक दिया और कुछ नहीं मिला, लेकिन इस डंजन को एक्सप्लोर न करने का रिस्क आज भी उतना ही बड़ा है। प्रोटैगनिस्ट ने हाथ बढ़ाया, मैं उसके लिए अंधेरे में एक रोशनी बन गया हूं। डैगर ने पूछा, तुमने ये सब हमारे साथ क्यों शेयर किया? मीकी ने ऊपर देखा, शायद तुम ओरा ट्रेनिंग मेथड की बात कर रहे हो। नीचे देखते हुए आदमी बोला, मालूम है, जितनी जल्दी कोई इस मेथड को सीखता है उतना ही बेहतर होता है, इसलिए हमें ये तुरंत चाहिए। लैड का बेल्ट पर हाथ रखते हुए बोला, अगर थोड़ा टाइम मिला तो आज से शुरू कर दूंगा ट्रेनिंग। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल चमकी। 4 दिन बीते। धूप गांव पर चमक रही थी। गार्ड्स गेट पर खड़े थे। एक ने कहा, लायन को एक टीचर मिला है जो उसे स्वॉर्ड आर्ट सिखा रहा है। उसका साथी हैरान था। एक ऐसा योद्धा जो उसे कुछ नया सिखा सके, ये उसने कभी नहीं सोचा था। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए गार्ड बोला, ये कोई नाइट नहीं है। दूसरा गार्ड चौंकते हुए बोला, तो फिर तलवारबाजी सिखाने वाला और कौन हो सकता है? लेकिन ये तो तय था, वो कोई मैच नहीं लग रहा था। फिर सामने देखते हुए वो खुद मान गया, ये एक मैच है। लॉयन आगे की ओर दौड़ा। बैंगनी ऊर्जा की लहरें उसका पीछा कर रही थीं। उसने तलवार घुमाई और लड़के से कहा, तुमने वादा किया था मिलर मेथड दिखाओगे। लड़का मुस्कराया, उंगली घुमाई और बोला, हम वही तो कर रहे हैं, बेस को मास्टर करना सबसे ज़रूरी है। उसके कंधे पर बैठी असारी बोली, मेरे ज़माने में बेस का मतलब कुछ और होता था। आगे देखते हुए उसने कहा, तुम्हारी ट्रेनिंग का तरीका काफ़ी रोचक है, देखना मज़ेदार लग रहा है। ये सिर्फ मना को आज़ाद छोड़ना नहीं है। नाइट ने ऊर्जा की लहर को चकमा दिया और तलवार चलाई, पर ऐसे लोग मना को संभालना नहीं जानते, इसलिए ये तरीका उनके लिए बेहतरीन है। तलवार रोशनी की एक किरण से टकराई। एक चमक ने योद्धा को घायल कर दिया। मिक ने अपनी उंगली उठाकर उसे बधाई दी, लेकिन योद्धा चीख पड़ा, ये सब हो क्या रहा है? तभी एक और ऊर्जा की लहर उसके पेट से टकराई और वो जमीन पर गिर पड़ा। लॉयन ने दर्द में पूछा, ये कैसी ट्रेनिंग है? लड़का बोला, जिसने मुझे ट्रेन किया वो भरोसेमंद था, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। कमर पर हाथ रखकर ट्रेनर बोला, यहां तक कि एक नौकरानी भी तलवार चलाना सीख सकती है। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए लड़के के होंठ सख्त हो गए। कभी उसके दोस्त ने भी उसके साथ यही किया था। मैज ने घुटनों के बल बैठकर कहा, अपनी सारी मना को बहाओ। लड़के ने आंखें बंद की और अगले ही पल जब उसने नीचे देखा, उसकी तलवार नीली आभा से चमक रही थी। नाइट ने महसूस किया कि शरीर से कोई बोझ हट गया है। नायक ने झुककर कहा, अटैक के वक्त मना का मूवमेंट, यही है असली ट्रेनिंग मेथड। तलवारबाज समझ गया, ये सब सिर्फ मजा लेने के लिए नहीं था। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी जब उससे कहा गया, वो एहसास याद रखो जो मना को बहाते वक्त होता है। जमीन से उठता हुआ मिक बोला, मुझे मत भूलना और लगातार ट्रेनिंग करते रहना। लड़का बोला, बस यही तरीका है अच्छा रिजल्ट पाने का। लॉयन ने संजीदगी से भौहें तानी। मुस्कुराते हुए लड़के ने सोचा, उसे शॉर्टकट पर लाया है, अब ट्रेनिंग और तेज होगी। उसने अपने साथी की ओर देखा। मैद समझ गया, अब सिर्फ नतीजों का इंतजार बचा है। नायक उस सूने आंगन में खड़ा था। तभी असारी ने सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, हम वहां क्यों जा रहे हैं जहां कोई नहीं, जबकि मुझे तो वैसे भी कोई देख नहीं सकता। मिक ने भौहें उठाई और कहा, यही एक समय है जब मैं खुद के साथ अकेला हो सकता हूं। पीछे हाथ छुपाकर लड़की ने पूछा, क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हें कोई न देखे?
तो क्या मुझे भी जाना चाहिए? लड़के ने हाथ उठाकर कहा, तुम रह सकती हो। उसके गले में लटकता हुआ लॉकेट चमकने लगा। हवा में ऊर्जा का तूफान बन गया। रक्षक ने याद दिलाया, ये स्टॉर्म सिर्फ डिफेंस नहीं है। ऊपर देखते हुए लड़के ने कहा, मैं इसे समझना चाहता हूं, इससे पहले कि असली जंग में उतरूं। आंखें बंद करते हुए असारी बोली, मैं तुम्हें ये रिलिक इस्तेमाल करना सिखा सकती हूँ। मेजिशियन ने जवाब दिया, तुम्हारा ज्ञान अब किसी काम का नहीं। लड़की ने हाथ हिलाते हुए इसे बकवास कहा, तुम मेरी स्टॉर्म यूज करने की स्किल्स पर शक कैसे कर सकते हो? सिर उठाते हुए नायक बोला, तुम अब भी जवान हो, बहुत कुछ नहीं जानती। आर्टिफैक्ट्स की बात हो तो उनके इस्तेमाल के अनगिनत तरीके हो सकते हैं। लड़की कांप उठी। हरी ऊर्जा की लहरों ने मिक को घेर लिया। उसने आंखें बंद कर लीं और याद किया, पिछले जीवन में रिग्रेशन से पहले ये आर्टिफैक्ट उसका नहीं था। एसेक क्रीड उसके सामने खड़ा था। ऊपर देखते हुए लड़के ने सोचा, उसने हमेशा उसे दिलचस्पी से देखा है और स्टॉर्म को गहराई से समझने की कोशिश की है। तब उसके मन में एक विचार आया, क्या स्टॉर्म को मना के स्वचालित प्रवाह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? सुनहरे बालों वाले लड़के के हाथ में एक चमकता हुआ आर्टिफैक्ट था और ऊर्जा पूरे शरीर में घूम रही थी। ये आत्मचक्रण का सिद्धांत शक्तिशाली था, हालांकि कुछ सीमाओं के साथ। अब तक जो भी कमियां थीं वो बस इसीलिए थीं क्योंकि लोग इस चक्र को महसूस नहीं कर पाते थे। एक तेज चमक ने रक्षक के चेहरे को रोशन किया। उसकी आंखें फटी रह गई। ये क्या हो रहा है? वो चिल्लाई। चुपचाप ऊपर देखता हुआ लड़का सोचने लगा, अगर वो स्टॉर्म को इस तरह इस्तेमाल करे तो क्या होगा? तभी एक नीली ऊर्जा की लहर उस पर गिरी। मुंह खुला रह गया था उस महिला का। स्टॉर्म से मना का प्रवाह नहीं किया जा सकता, वरना ये फट जाएगा। असारी ने डर के मारे उजाले की ओर देखा और कांपती आवाज में पूछा, तुमने ये किया कैसे? अपने हाथ उठाकर मैज ने मना के बहाव को काबू में लिया और उसे शांत किया। नायक ने सोचा, इस आर्टिफैक्ट के बारे में वह बहुत समय से जानकारी खोज रहा था। कभी उसने एक किताब पढ़ी थी जिसमें इस तकनीक और शरीर के साथ इसके संबंधों के बारे में बताया गया था। भौहें उठाते हुए मिकी ने महसूस किया, स्टॉर्म को कंट्रोल किया जा सकता है। आंगन के बीच खड़े होकर उसने तय किया, अब इसे हकीकत में आजमाने का वक्त है। जैसे ही उसके जादुई घेरे फैलने लगे, जंजीरों की आकृतियां उसके चारों ओर बन गईं। नीचे देखते हुए उसने सोचा, यह असर ज्यादा देर नहीं टिकेगा, लेकिन मना और स्टॉर्म की मदद से एक अस्थायी जादुई चक्र तैयार किया जा सकता है। नौकरानियां हवा में चिन्हों की रचना कर रही थीं। अग्नि का एक क्षेत्र उसके चारों ओर प्रकट हुआ। असारी ने भौहें तानकर पूछा, तुम छठे सर्कल तक कैसे पहुंच गए? उसके नेत्रों में आग की लपटें चमक उठीं, और जब उसने देखा कि उसका मित्र 7वां सर्कल बना रहा है तो घबराकर बोली, रुको, अगर तुम अपनी क्षमता से ज्यादा जादू इस्तेमाल करोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नायक ने अपने हाथ फैलाए और गुरुत्वाकर्षण का जादू इस्तेमाल किया। जमीन फट गई, पत्थरों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। बीच में खड़ा निकिल कांप रहा था। डर से उसका मुंह खुला रह गया। रक्षक की आवाज गूंजी, क्या क्या वो सच में सफल हो गया? मिलर मेथड से ट्रेनिंग की शुरुआत को अब 1 हफ्ता हो चुका था। यह एस्टेट जंगल के बीच था। तलवार नीली ऊर्जा में लिपटी थी। उसे देखते हुए लॉयन सोचने लगा, यही है असली ताकत, असली ट्रेनिंग का असर। लड़के ने तलवार घुमाई और कहा, नतीजे अब साफ दिखने लगे हैं। भौहें उठाते हुए उसने तय किया, इन स्किल्स के दम पर वो आने वाले कुछ सालों में एक ऐसी ऊंचाई छू सकता है जो किसी ने देखी हो। नाइट ने अपना हथियार देखकर मुस्कुराते हुए नीचे किया और पूछा, अब बताओ, उस डंगोन का क्या करना है? तुम्हें तो वहां जाने वाले मर्सनरीज की सिलेक्शन में हिस्सा लेना था ना? नजरें झुकाते हुए लड़का सोच में पड़ गया। मैच को अचानक याद आया, वो तो इसे पूरी तरह भूल ही चुका था। असारी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसके दिमाग में हर वक्त उसी आर्टिफैक्ट की गूंज थी जो उसे हाल ही में मिला था। कैसेंड्रा का चेहरा उसकी आंखों में उभर आया। उसने महसूस किया, डंगोन में जाने से पहले उसे उसे ढूंढना होगा। ठुड्डी पर हाथ रखते हुए मिकी सोचने लगा, उसे कैसे खोजा जाए? किसी के दौड़ने की आवाज आई। एक आवाज सुनकर लड़का मुड़ायन था। क्या हुआ? उसने पूछा। मैक्सिम ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हमें अकेले बात करनी होगी, कोई मेहमान आया है।
जब गार्ड से पूछा गया कि कौन आया है तो उसने नजरें फेर लीं। लड़के के होंठ सख्ती से दब गए, नजरें झुकाईं और वह समझ गया मेहमान कौन है। एलिन टेबल पर बैठी थी, आंखें कहीं और टिकी थीं। वो सोच रही थी, ये एस्टेट इतना बड़ा नहीं है और हमारे परिवार का प्रभाव भी इतिहास में कुछ खास नहीं रहा। दीवार पर एक कैंडल स्टिक लटक रहा था। मेज की दराज खुली हुई थी। उसने मुट्ठी बांध ली। मुझे अपने पिता को यह साबित करना है कि मैं नाइट की उपाधि के काबिल हूं। उसकी यादों में एक मैच खड़ा था, राइल। उसने हाथ पीठ के पीछे बांध रखे थे और कहा था, वाल्फर्गस के साथ अब हमारे पास कोई चांस नहीं बचा। अपने सिर को ऊंचा उठाकर पिता ने कहा था, जो मन में है वही करो। लड़की की आंखों में करुणा थी। वो खिड़की के पास अपने पिता के साथ खड़ी थी। बीते दिनों की तस्वीर अब भी उसकी यादों में जिंदा थी। एलिन ने नीचे देखा और सोचा, हमारे परिवार का सम्मान मिट्टी में इसलिए मिला क्योंकि मैं असफल रही। दरवाजा खुला। वो टेबल से उठ खड़ी हुई, नजरें सीधे आगे। उसने तय कर लिया, मेरी असली कीमत तभी बढ़ेगी जब मैं उस पावों से भी ज्यादा ताकतवर बनूंगी जिसे अगली पीढ़ी के लिए स्वॉर्ड मास्टर कहा जाता है। मेहमान ने हाथ उठाया, मुस्कराया। हमारे हीरो ने नम्रता से उसका स्वागत किया। टेबल पर अपने हाथ टिकाते हुए एलन की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने थरथराती आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिकी ने कुर्सी पर बैठते हुए खुद को इस घर का आमंत्रित मेहमान बताया। भौंहें उठाते हुए लड़के ने उल्टा वही सवाल दागा। लड़की शर्म से नजरें झुका गई। अपने हाथ के सहारे चेहरा टिकाते हुए हमारा हीरो बोला, मुझे कोई शिकवा नहीं है, हमारा ब्रेकअप आपसी सहमति से हुआ था। जैसे ही उसकी नज़र छत की ओर गई, बीते दिनों की एक हलचल दिमाग में कौंध गई जब ड्यूक परिवार को लेकर नए खुलासे हुए थे। लोग नोटिस बोर्ड के सामने जमा थे और फिर खबर आई, दोनों परिवारों की सगाई टूट चुकी थी। दोष वाल्फर्गस का नहीं था, दोषी थे साम्राज्य के वो लोग जिन्होंने बिना जाने फैसले सुना दिए। लेकिन सिर झुकाकर हमारे हीरो ने सोचा, ये समझौता मेरे लिए बेहतर था। लोग कम से कम अब मुझे भूलने लगे थे। लड़की चुपचाप अपनी चाय में खुद को निहार रही थी। फिर अचानक उसने सिर उठाया और पूछा, लायन कहाँ है? मिकी ने मुस्कुराकर हाथ उठाया, वो नहा रहा है। तब तक मैं ही आपका हमसफर बनता हूँ। भौंहें उठाते हुए हमारा हीरो ने पूछा, तुम यहाँ आई किस लिए हो? एलिन ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, मैं एक और परिवार की तलवारबाजी से परिचित होना चाहती थी। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी, जैसे खुद को भी एहसास था कि उसकी बात थोड़ी धृष्टा लग सकती है। हमारे हीरो ने उसे तलवार थामे कल्पना में देखा और सोचा, उसे वाकई कुछ अनुभव चाहिए। जो आने वाला है उसके लिए। अपनी आंखें मूंदते हुए जादूगर ने फैसला किया, रोकने की कोई वजह नहीं है। कंधे उचकाते हुए सोचा, शायद लायन कुछ सीख भी पाए। लेकिन अगले ही पल ये डर आया, अगर वो नहीं संभाल पाई तो। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। उसने आंखें बंद की और अपनी पूर्व मंगेतर को पुकारा, इलियन। तनाव से कांपती लड़की ने पूछा, तुम्हारी आंखें यूं चमक क्यों रही हैं? हाथ मेज पर रखकर हमारा हीरो बोला, तुम यहाँ आई हो यानी तुम और भी मजबूत बनना चाहती हो। मेज से उठते हुए उसने उसे एक मौका देने का फैसला किया। एलिन ने हैरानी से पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नजदीक आते हुए जादूगर ने कहा, लायन बहुत जिद्दी है, उसे तुम्हारा आना शायद अच्छा न लगे। लड़की की आंखें डर से चौड़ी हो गई। हमारा हीरो आंगन में चुपचाप टहल रहा था, अपने सिर खुजाते हुए। उसी वक्त सामने उसका दोस्त और भविष्य की दुल्हन खड़ी थी। तलवारबाज का चेहरा सकपका गया। वो चिल्लाया, ये मुस्कान कैसी है तेरे चेहरे पर? लायन ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, इसने फिर कुछ पागलपंती की प्लानिंग की है। हमारा हीरो बोला, नाराज मत हो, ऐसा गुरु मिलना आसान नहीं। लड़की ने सिर टेढ़ा करके पूछा, ये सब चल क्या रहा है? हमारा हीरो ने उसकी ओर इशारा किया और पूछा, तुम दोनों यहाँ साथ में क्या कर रहे हो? माथे से पसीने की बूंद बहती चली गई। कुछ ही घंटों में एलिन तेजी से भाग रही थी। पीछे तेज रोशनी की लहरें थीं। असारी ने पूछा, क्या ये वाकई जरूरी था? मुस्कराते हुए हमारा हीरो बोला, मैंने सचमुच उसे एक मौका दिया है। नीली ऊर्जा तलवार के चारों ओर मंडराने लगी। शूरवीर ने उसी से ऊर्जा की लहर को रोक दिया। लड़की की आंखें हैरानी से फैल गई। वो किसी भी हमले को रोक पा रहा है। गुलाबी रोशनी की एक लहर ने एलिन को जमीन पर गिरा दिया। वहीं बैठी वह बुदबुदाई, हम दोनों के कौशल में बहुत बड़ा फर्क है।
हमारे हीरो ने भौहें उठाते हुए कहा, नहीं, असली कमजोरी कौशल की कमी नहीं होती, बल्कि उस तकनीक की होती है जो अधूरी हो। लड़की ने निराश होकर उसकी ओर देखा और पैर फैलाते हुए महसूस किया, मैंने शायद खुद को ज्यादा आंका था। अपने कपड़े झाड़ते हुए एलिन ने माना, ये लड़का थका भी नहीं और मैं हाफ गई हूँ। होंठ भींचते हुए उसने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन जादूगर ने गहराई से देखा और सोचा, कमियां होंगी, पर इस लड़की में बेहिसाब काबिलियत है। उसके हाथ कांप रहे थे। कमर पर हाथ रखते हुए हमारे हीरो ने तय किया, अब वक्त है उसे बताने का कि ये सब क्यों हो रहा है। जब उसने सुना कि ये सब सिर्फ मजे के लिए था तो लड़की ने मुंह फेर लिया, गहरी सांस छोड़ी। अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए मिकी ने दिल में सोचा, वो और बेहतर बन सकती है, शायद लायन से भी बेहतर। एलिन ने पलट कर देखा। उसके साथ काम करना फायदेमंद तो था, लेकिन इस वक्त नहीं, शायद बाद में। सामने खड़े उस लड़के ने अपना हाथ बढ़ाया, पर उसे भी समझ आ गया था, अभी नहीं होगा। चौड़ी मुस्कान के साथ उस नौजवान ने इजाज़त मांगी, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नए टीचर से मिलवा सकता हूँ? उसका एक ही मकसद था, अपनी गर्लफ्रेंड को और मजबूत बनाना। एलिन ने उसकी तरफ देखा, फिर जैसे सब कुछ ठहर गया। लेकिन अगले ही पल एक अप्रत्याशित वार उसने नायक के हाथ पर जोर से मारा और अफर को ठुकरा दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ? उसकी आवाज़ में नाराज़गी थी, आंखों में सवाल। और वैसे भी, एक मेज मुझे तलवारबाजी सिखाएगा? मजाक है क्या? मिक्की चुपचाप अपने हाथ को रगड़ता रहा, जहाँ अभी अभी चोट पड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा। लड़की का गुस्सा अभी थमा नहीं था। तुम तो शायद मेरी स्किल्स को सही से आंक भी नहीं सकते। लेकिन तभी लायन अचानक बीच में कूद पड़ा। उसकी आवाज़ में जोश था, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जो तुमने अभी देखा वो सब मुझे मिक ने ही सिखाया है। एलिन जैसे एक पल को जड़ हो गई। क्या? उसके लबों से निकला, जैसे यकीन करना मुश्किल हो। एक मेज ने तुम्हें और इस्तेमाल करना सिखाया? नामुमकिन है ये। मिक ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में शांति थी। तुम सही कह रही हो, मैं खुद और नहीं चला सकता, लेकिन उसके पीछे का सिद्धांत, उसका तर्क, उसे मैं समझता हूँ, और वही समझ दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। एलिन ने लायन की तरफ देखा। वो जोश में सिर हिला रहा था, जैसे हर शब्द की गवाही दे रहा हो। कुछ पल चुप रही वो, फिर अपनी नजरें झुका ली। अगर लायन भी ये कह रहा है तो शायद तुम सच कह रहे हो। उसने धीरे से सिर झुकाया। माफ करना मेरे पूर्वाग्रह के लिए। मिक चौंक गया। इतनी विनम्रता क्यों? लड़की ने सिर उठाए बिना कहा, क्योंकि तुमने जान साझा किया और उसके लिए आदर बनता है। मिक ने उसके झुके सिर की तरफ देखा और सोचा, मुझे लगा था माफी मांगना इसके बस की बात नहीं, लेकिन शायद मैं गलत था। वो अभी देख ही रहा था कि लड़की ने सिर उठाया और पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? मिक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं, बस तुम्हारी ईमानदारी ने हैरान कर दिया। ये सुनते ही एलिन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। कुछ पल बाद उसने कमर पर हाथ रखकर कहा, अब बहुत हो गया, शुरू करें ट्रेनिंग? मिक ने हाथ सीने पर बांधे धीरे से कहा, तुम तो हर बार चौंका देती हो। फिर उसने हाथ बढ़ाया और मुस्कराया, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये सब कुछ मुफ्त में सिखाऊंगा?